Hello everyone, welcome again. I am Dr. S.P. Gupta. मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 जिसमें डिफरेंशिएशन बेस्ड है और इस मॉड्यूल 4 में आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। पहले मैं थोड़ा सा इस मॉड्यूल में मैं वो पॉइंट डिस्कस कर लूँ जो हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर में हमने समझे हैं। हमने पहला टॉपिक समझा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट फाइंड करना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो समझे सारे के सारे, और उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे लिमिट निकलती है, किस तरीके से फाइंड की जाती है वो सीखा हमने। उसके बाद जब लिमिट अंडरस्टैंड हुआ तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंटीन्यूअस कब होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ही डिफरेंशिएबिलिटी हमने सीखी। राइट। अब जो चौथा टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन, यानी इन तीनों पर बेस्ड आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी तब होगी जब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है कि वो कंटीन्यूअस है। एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। और कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे निकलता है? विद द हेल्प ऑफ लिमिट। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी, आपको कंटिन्यूटी समझनी पड़ेगी, आपको लिमिट समझनी पड़ेगी, और इन तीनों के समझने के बाद फिर आप आते हैं एनालिटिक फंक्शन। ये इस मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डिफाइनिंग फॉर्म को अगर आप समझें जो मैंने लिखी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट। क्योंकि अब हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट लेक्चर में भी, कि कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल 4 के अंदर इनको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलोगे। यानी ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें ये जो एक्स एक्सिस जिसको आप बोलते थे 2D में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब ये एक्स नहीं है, ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 + 3i, इसको प्लेस अगर आपको करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इसको कंपेयर किया x + iy से, तो x मिला 1, y मिला 3, और 1 और 3 आपने प्लेस कर दिया। मान लीजिए 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये वो पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि है 1 + 3i कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इस तरीके से दिखाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो वो पॉइंट भी हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिया z0। तो आई रिपीट वन मोर टाइम, a function fz is said to be analytic at a point z0 if fz is differentiable not only z0 but at every point of some neighborhood of z0। यानी प्रायर कंडीशन ये होगी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए केवल z0 पर नहीं, इसके नेबरहुड पॉइंट पर भी, z0 के आसपास की जो पॉइंट है उस पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मीनिंग ये निकला कि अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं तो क्या आप एनालिटिक प्रूफ कर पाएंगे? पॉइंट यहां से क्रिएट हो जाता है कि क्यों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैंने स्टार्ट किया लिमिट एंड देन कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से ही आप फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ कर पाओगे। यानी जब तक आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालना नहीं आएगा तब तक आप एनालिटिक नहीं कर सकते। अब डिफरेंशिएबिलिटी को समझाने के लिए क्या आना चाहिए? कंटिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर प्रूफ करते हैं आप। लिमिट at that point equals to fa, और ये जो लिमिट निकालना ही नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ करोगे? तो उसके लिए लिमिट बतानी पड़ेगी। तो नाउ ये डेफिनेशन आप सभी को क्लियर होगी कि कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन तब कहलाएगा किसी पॉइंट z0 पर जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा केवल z0 पर नहीं, उसके आसपास के पॉइंट पर भी, तो वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ग्राफिकली भी हमने देखा डेफिनेशन चेंज होती है। तो ग्राफिकली कैसे बोला गया है? ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन
इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। मान लीजिए कोई डोमेन है, तो कोई फंक्शन fz इस डोमेन में एनालिटिक तब होगा जब इस डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर वो क्या है, एनालिटिक यानी डिफरेंशिएबल है। अगर इन सब पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो आप ये कहेंगे दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे भी मिलेंगे, कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कर रहा हो, तो ऐसे उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, उसको कहा जाता है सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। यानी मान लीजिए अगर z इक्वल्स टू z नॉट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, then z naught is called singular point of fz। उस फंक्शन का वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में एनालिटिक फंक्शन को किस किस नाम से और जाना जाता है? एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक, रेगुलर एंड मोनोजेनिक। इन नामों से भी जाना जाता है। क्लियर? तो व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन? अब आप सभी को ये चीज अंडरस्टैंडेबल होगी कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन तभी कहलाएगा किसी पॉइंट z नॉट पर जब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा और उसके आसपास के पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एंटायर फंक्शन। ये लेक्चर थ्योरेटिकल बेस है, डेप्थ को समझना। न्यूमेरिकल पोर्शन में अगली वीडियो में लूंगा, लेकिन इसमें आपको डेप्थ समझनी है। इन डेफिनेशंस को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो न्यूमेरिकल उतना ही आसान हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने प्योरली थ्योरम बेस बनाई है और डेफिनेशन को समझाने बेस पर बनाई है। तो व्हाट इज एंटायर फंक्शन? ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इज नोन एज एंटायर फंक्शन। यानी कोई फंक्शन एनालिटिक है तो आप उसको एनालिटिक फंक्शन, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है सभी पॉइंट पर तो आप उसको एनालिटिक बोलते हैं, और कोई फंक्शन एनालिटिक है हर जगह तो उसको बोला जाएगा एंटायर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स, रेशनल फंक्शन जितने भी होते हैं वो सब एंटायर होते हैं, क्योंकि सभी कंटिन्यूअस होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, और जब डिफरेंशिएबल होंगे तो एनालिटिक होंगे, और हर पॉइंट पर जब एनालिटिक होगा तो वो फंक्शन एंटायर फंक्शन कहलाएगा। लेकिन जरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मॉड z का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूफ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है केवल और केवल z इक्वल्स टू 0 पर। उसके अलावा ये कहीं भी और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब जब ये कहीं और भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो कहीं और भी एनालिटिक भी नहीं होगा, यानी इट इज नोवेयर एनालिटिक। जब नोवेयर एनालिटिक है तो क्या ये फंक्शन एंटायर फंक्शन होगा? देन दिस फंक्शन इज नॉट एंटायर फंक्शन। तो आपको एंटायर फंक्शन भी क्लियर हुआ कि व्हाट इज एंटायर फंक्शन। और अगर डेप्थ में जाएं तो जरा इन नोट को समझें। एन एंटायर फंक्शन, पहला पॉइंट समझिएगा, एन एंटायर फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। अगर हम ये कहीं डिफाइनिंग फॉर्म में देखते हैं या किसी फंक्शन की न्यूमेरिकल फॉर्म में ये लैंग्वेज होती है कि दिस फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो फंक्शन एनालिटिक भी है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और वही फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। तो इसकी चेन कैसे बनी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको उल्टा लेके चल रहे हैं आप, एनालिटिक तभी होगा जब वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये चेन पूरी बनी हुई है। लेकिन इसका कन्वर्स करते हैं कि क्या एवरी एंटायर फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे? अगर इसका कन्वर्स करते हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? जरूरी नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है वो एनालिटिक होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको 2 एग्जाम्पल से मैंने ये समझा दिया।
कि मॉड z का होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल्स टू 0। आसपास के नेबरहुड पॉइंट पर नहीं है, केवल z बराबर 0 पर है, तो ये नो वेयर एनालिटिक है। तो केवल हम इसको इतना बोलेंगे कि मॉड z का होल स्क्वायर इज एनालिटिक फंक्शन ओनली एट z इक्वल्स टू 0, एंटायर पे नहीं बोलेंगे। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ऐसे ही एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। लेकिन उल्टा कर दें इसका कि क्या कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज एनालिटिक होगा? बिल्कुल नहीं। तो कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। तीसरी कंडीशन, इट डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, ये तो आप जानते ही हैं। और इसका उल्टा कर दें, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसको 1 2 3 ना करके 3 2 1 अगर समझें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं, एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस होते हैं, और एंटायर फंक्शन ऑलवेज एनालिटिक, डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस होते हैं। और इन तीनों में ही कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो तुम्हें और डेप्थ समझ में आएगी एनालिटिक की, एंटायर फंक्शन की, डिफरेंशिएबिलिटी की, कंटीन्यूअस की, किसमें? इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, मतलब ये दो थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एज ए प्रूफ भी आ गई है। या तो थ्योरम के इस स्टेटमेंट की तरीके से प्रूफ आ गई कि प्रूफ दैट, या इस तरीके से भी आ गई कि राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन या स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, इस तरीके से भी आ गई। तो क्या थ्योरम है, पहले स्टेटमेंट को समझे सभी। तो पहली है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी फंक्शन एफ जेड में? तो थ्योरम उसके लिए जनरेट हुई, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई बी to be analytic at all the point in the region R first कब होगी? जब del u upon del x equals to del v upon del y, और del u and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। अगर ये कंडीशन बराबर होंगी, प्रोवाइडेड दैट ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो, यानी लिमिट वैल्यू फाइनाइट आ रही है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है? वैल्यू इज फाइनाइट। तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के, उस रीजन आर के अंदर, तो फॉलोइंग फंक्शन एनालिटिक होगा। ये थ्योरम नेसेसरी कंडीशन की है टू बी एनालिटिक। एक बार और ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब इसका प्रूफ करते हैं कि ये वैल्यू कैसे इसके बराबर है। तो हमें जो गिवन है केवल थ्योरम में, वो गिवन है फॉर ए एफ जेड यू प्लस आई बी टू बी कंटीन्यूअस एनालिटिक। तो हमने लिखा लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन द रीजन आर, एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी होता है, डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर ये होता है फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये मैंने लिखवाया था आपको। Where u and v are the function of xy, ये भी आप जानते हैं। Let del u and del v be the small increment of u and v respectively। इसका मतलब u में स्मॉल इंक्रीमेंट del u का किया, v में स्मॉल इंक्रीमेंट del v का किया, तो ऑटोमेटिकली कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट किस में हो गया? del x और del y में हो गया। किसके अंदर? x के अंदर del x और y के अंदर del y। जैसे ही आप u और v में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो x और y में कोरस्पॉन्डिंग टू ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीमेंट डेल एक्स और डेल वाई का हो जाएगा, क्योंकि बिना एक्स और वाई की वैल्यू के यू और वी नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं कि यू और वी में स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं जो एक्स और वाई में डेल एक्स और डेल वाई का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये लिया क्यों है, इस पार्ट को यहाँ समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें एफ जेड दिया गया है, इसको एनालिटिक फंक्शन मानते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जो फॉर्मेशन है डिफरेंशिएबिलिटी का, मैं उसको लिखा है मैंने।
मुझे चाहिए एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये वैल्यू मुझे तब मिलेगी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जब मेरे पास एफ जेड प्लस डेल जेड होगा। तो डेल जेड क्या है, उस डेल जेड को डिफाइन करने के लिए ये लिखा है कि z बराबर होता है x प्लस आई वाई, तो डेल z हो गया डेल x प्लस आई डेल वाई, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ इन z so that increment is corresponding to x and y also del x in terms of del x and del y। तो एफ जेड प्लस डेल जेड ये बराबर आया u प्लस डेल यू प्लस आई v प्लस डेल v। ये एफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू हो गई, क्योंकि एफ जेड बराबर क्या है u प्लस आई v। फिर हमने उस डेरिवेटिव फॉर्म को फाइंड किया लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखी है। तो एफ जेड प्लस डेल जेड की जगह तो आ गया u प्लस डेल यू प्लस आई डेल v प्लस डेल v, माइनस एफ जेड की जगह आ गया u प्लस आई वी अपॉन डेल जेड। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद u से u कैंसिल हो जाएगा और माइनस आई वी प्लस आई वी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आपके पास बचेगा। अब इसको अगर सेपरेट कर दें तो सेपरेट करके आपको मिलेगा डेल यू बाय डेल जेड प्लस आई डेल वी बाय डेल जेड। इस फंक्शन की वैल्यू ये आपको मिल गई। अब जैसे ही मैंने इस पर लिमिटिंग अप्रोच डेल जेड टेंडिंग टू जीरो लगाई तो ये पूरा फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्मूले में, डेरिवेटिव ऑफ जेड एफ डैश जेड। अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी का ये फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो हम यही समझ रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक है तो इट मींस उसका डेरिवेटिव यानी वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट पर, उस पॉइंट पर। तो वही हम फाइंड कर रहे हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है। तो हमने पहले डेरिवेटिव इसको निकाला फंक्शन को, इस फंक्शन पर डेल जेड टेंडिंग टू जीरो अप्लाई किया लिमिटिंग अप्रोच, इसकी वैल्यू ये निकल कर आई है, इस पर भी लिमिटिंग अप्रोच हो गई डेल जेड टेंडिंग टू जीरो। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल अभी इसकी जगह लिख दिया एफ डैश जेड और इसकी जगह ये फंक्शन वैल्यू है, इसको 1 मान लिया। ये क्यों माना, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये अब आगे सॉल्व होगा अलोंग एनी पाथ। तो दो पाथ हम ले लेंगे रियल और इमेजिनरी एक्सिस पर, अगर दोनों पर वो सेम वैल्यू आ रही तो हम कह देंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। मेनली रियल और इमेजिनरी एक्सिस की बात करेंगे हम, ठीक। तो अलोंग रियल एक्सिस जब मैं इसको लेकर गया तो मुझे पता है रियल एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, सो दैट डेल वाई भी 0 हो गया। और जब डेल वाई 0 हो गया तो ये जो डेल जेड है जिसके अलोंग आप पाथ ले रहे हैं तो डेल जेड होता है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ये कहां से निकला, जेड से निकला। जेड बराबर जब एक्स प्लस आई वाई होता है तो डेल जेड कितना हो गया, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो इस डेल जेड अप्रोच पे आपने डेल वाई की 0 वैल्यू रख दी तो पता लगा डेल जेड है डेल एक्स के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपने डेल जेड की जगह डेल एक्स रख दिया जहां पर भी डेल जेड है। तो डेल जेड की जगह डेल एक्स रखने पर एफ डैश जेड इक्वल्स टू आया लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। और स्मॉल इंक्रीमेंट पर अगर लिमिटिंग अप्रोच डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो लग रही हुई है तो ये उसकी पार्शल के बराबर होता है, यानी ये भी डेल है और ये भी डेल है, बट अंतर इतना है कि लिमिटिंग अप्रोच लग जाए तो वो वैल्यू पार्शल में कन्वर्ट हो जाती है, पार्शल डेरिवेटिव। तो ये बराबर हो गया एफ डैश जेड डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। तो मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या डेल वाई ओवर डेल एक्स के बराबर होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये। तो ये अप्रोच तो गलत है, लेकिन राइट अप्रोच क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बराबर होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स की अप्रोच अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो पर लगी हुई है तो वो वैल्यू बराबर होगी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। वही कंसेप्ट यहाँ लगा है। तो ये डेल स्मॉल इंक्रीमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल, इसके बाद आप पार्शियल यानी डेल पर आ गए। तो एफ डैश जेड की वैल्यू ये निकल कर आती है, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ऐसे ही अलोंग इमेजिनरी एक्सिस किया दूसरा पार्ट, 4 पार्ट थे ना, अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, अलोंग लाइन, अलोंग कर्व। तो हम 2 एक्सिस ले रहे हैं रियल और इमेजिनरी, उस पर इसको फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो वी हैव इमेजिनरी एक्सिस पर x बराबर 0 होता है तो डेल एक्स 0 आ गया, और डेल एक्स 0 आने पर डेल z की वैल्यू हो गई आई डेल वाई। और जब दोबारा से इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये फॉर्म
आई डेल वाई रखने के बाद आई से डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, डिनोमिनेटर से आई को रिमूव करना है, तो ये टर्म आपको मिलेगी। इस पूरी टर्म को लिमिटिंग अप्रोच पर देखते हुए आपने इसको लिख दिया आई माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा देन टू पाथ वैल्यूज एफ डैश जेड बी द सेम। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, है ना, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। यानी दो पाथ अगर सेम वैल्यू दे रहे हैं तो हम कह देते थे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो एफ जेड डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये दोनों पाथ एफ डैश जेड के जो निकले हैं ये सेम होंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हमने इनको सेम कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया। तो जैसे ही दोनों को बराबर रखा तो बराबर रखने के बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट के वैल्यूज को कंपेयर करके लिख दिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से। तो रियल वैल्यू मिल रही है अगर इस पूरी फॉर्म में देखें तो लेफ्ट में तो है डेल यू बाय डेल एक्स और राइट में है डेल वी बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। एंड इमेजिनरी को चेक करें, यानी ये तो है रियल पर और ये है इमेजिनरी पर। तो इमेजिनरी को चेक करें पार्ट को, तो यहां मिला डेल वी बाय डेल एक्स लेफ्ट में और राइट में मिला माइनस का डेल यू बाय डेल वाई। यही पार्ट आपका फर्स्ट प्रूफ था जो थ्योरम का स्टेटमेंट था। देखिए हो गया प्रूफ। द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन आर इज डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। हो गया प्रूफ। इस तरीके से इसको आपने प्रूफ किया। अब जब ये प्रूफ हो गया तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ये जो बॉक्स में मैंने बंद किया है ये कोची रीमान इक्वेशन कहलाती है। ये दोनों, इनको शॉर्ट में सीआर इक्वेशन भी बोला जाता है। तो सीआर इक्वेशन होती है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये लर्न करने में याद हो जाती है इस तरीके से कि लेफ्ट में डेल यू बाय डेल एक्स लेना है, दूसरी में डेल यू बाय डेल वाई लेना है। पहली वैल्यू बराबर है डेल वी बाय डेल वाई की और दूसरी वैल्यू बराबर है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स की। तो ये जो फॉर्म है, ये इक्वेशन जो है आपके पास दोनों, ये इक्वेशन सीआर इक्वेशन कहलाती है। फुल फॉर्म है कोची रीमान इक्वेशन। तो ये थी पहली थ्योरम, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट आता है सफिशिएंट कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बट नेसेसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझिए, सफिशिएंट कंडीशन क्या है फंक्शन की एनालिटिक होने में। तो इसका थ्योरम स्टेटमेंट कहता है द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन आर। तो अब गिवन क्या है ना, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सेकेंड पार्ट, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन आर। यानी सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो और फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ये जो डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस हो एक्स और वाई में, ये सफिशिएंट कंडीशन है। अब इसका प्रूफ कैसे करें? तो हमें पता है कि एफ जेड भी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो जब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव उसके ईच पॉइंट ऑफ द रीजन में आर में लाई करेंगे। भाई एफ जेड के अंदर यू भी है, वी भी है और यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एट ईच पॉइंट इन द आर। देन सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई। जब ये एग्जिस्ट करेंगे इस फंक्शन के सिंगल वैल्यूड फंक्शन में होने पर, तो इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। और जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो टेलर्स थ्योरम सभी ने पढ़ी होंगी, टेलर्स थ्योरम फॉर सेवरल वेरिएबल, फर्स्ट मैथ में है M1 में। तो टेलर एक्सपेंशन अगर एफ जेड प्लस डेल जेड का करें तो एफ जेड प्लस डेल जेड का मतलब है यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। एफ जेड क्या है? यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। ये होता है जिसको हम शॉर्ट में कहीं कहीं ये लिख देते हैं जल्दबाजी में यू प्लस आई वी। तो ये यू और वी भी तो फंक्शन है ना एक्स वाई के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा?
एक्स और वाई में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल एक्स और डेल वाई का, ये मैंने ऊपर भी बताया था। तो एफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू हो गई यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। अब इन दोनों ही फॉर्म का टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन कीजिए। तो पहले यू का देखिए, यू का एक्सपेंशन फॉर्म हो गया यू ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, याद आ रहा होगा आपको, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसे ही आई को बाहर करा, वी ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला जो फॉर्मूला टेलर्स का वो अप्लाई कर दिया। तो पहला फंक्शन आया वी ऑफ एक्स वाई, दूसरा आएगा डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डॉट 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 डॉट। ये हमने केवल इसकी फर्स्ट पावर तक एक्सपेंड की है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक। और ये एक्सपेंड करने के बाद टेलर सीरीज के बाद हमने देखा कॉमन पार्ट क्या है। तो जैसे ये और ये, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। सेम ऐसे ही दिस वन, इसमें भी अगर आप देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आपने इसको एक साथ लिख दिया। सेम ऐसे ही थर्ड वन और ये दोनों सेम है, दोनों के y के डेरिवेटिव है, इनको आपने एक तरफ लिख दिया, डॉट 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 डॉट। और फिर उसके बाद इनकी वैल्यू को रखा, तो u प्लस आई वी होता है एफ जेड के बराबर। इसमें से डेल एक्स कॉमन आ गया तो मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स, और इसमें आ जाएगा डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई, नेग्लेक्टिंग द हायर पावर, तो डॉटेड साइन हटा दिए। ठीक, इस एफ जेड को राइट से उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो ये लेफ्ट में ले आया। रिमेनिंग फॉर्म को आपने यहां लिख दिया, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हमें ये पता है कि सीआर इक्वेशन क्या होती है, हमने नेसेसरी कंडीशन में प्रूफ किया है। तो ये गिवन पार्ट हो गया इस फॉर्म के लिए, दिस वन इज गिवन पार्ट, और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो यहां जब हमने सीआर इक्वेशंस को लिखा और सीआर इक्वेशन से हमें पता लगा कि डेल यू बाय डेल एक्स बराबर है डेल वी बाय डेल वाई के, और डेल यू बाय डेल वाई बराबर होता है डेल माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के, तो हमने रिप्लेस कर दिया डेल यू बाय डेल वाई को डेल वी अपॉन डेल वाई से। मतलब इन दोनों की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू इसका यूज करके यहां से रिप्लेस कर दी दूसरी फॉर्म में। तो रिप्लेसिंग यानी इसको रिप्लेस कर रहे हैं आप, दिस वन, ये रिप्लेस हो रहा है। इसमें दो डेरिवेटिव हैं, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल वाई, इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीआर इक्वेशन। डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ये रख रहे हैं और डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू ये रख रहे हैं, इन दोनों को इसमें। तो ऐसा रखने से आपको मिलेगी ये टर्म। जैसे ही ये टर्म रखी तो आपको पता लगा कि आपने इसमें सेम बनाना है। तो जैसे ये टर्म है तो आपने क्या किया, ये माइनस टर्म है, तो माइनस टर्म कैसे आएगी, जब ऊपर आपके क्या होगा, देखो इसमें आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड कर दिया। तो जब आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इंटू आई डेल वाई। यहाँ से ये दोनों सेम हो गए, इनको कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकाल के आपके पास ये आ गया डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो डेल एक्स प्लस आई डेल वाई होता है डेल जेड के बराबर। अब इस डेल जेड को भी डिवाइड कर दिया तो फंक्शन डेरिवेटिव का बन गया, ये देख लीजिए। और जैसे ये डेरिवेटिव का फंक्शन बना तो ये आ गया एफ डैश जेड इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया। अगर किसी सवाल में कह देता है फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करो एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये आ गया। आप u और v आपके पास होंगे, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, v को करो, इन दोनों की वैल्यूज में रख दो, डेरिवेटिव निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम रिप्लेस कर देते पहली वाली टर्म को, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते सीआर इक्वेशन से, इसको अगर हम रिप्लेस कर देते तो हमारा फिर आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ y आ जाता। यानी ये तो है विद रिस्पेक्ट टू x और ये आ जाता विद रिस्पेक्ट टू y। तो सिमिलरली अगर हम इसमें दूसरी वेरिएबल को चेंज करते, दूसरी टर्म को चेंज करते, तो यही एफ डैश जेड वाई रेस्पेक्ट में ये मिल जाता, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई। तो इससे ये पता लगा, क्योंकि जब ये एग्जिस्ट करते हैं, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं,
तो एफ जेड इज डिफरेंशियबल हो गया, राइट, फाइनाइट वैल्यू डिफरेंशियबल हो गया, और जब ये डिफरेंशियबल हो गया तो देन इट शो दैट एफ जेड इज कंटिन्यूस। जब फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो कंटिन्यूस होगा, और जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये पता लग गया कि ये डेरिवेटिव फॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई में रीजन में आर में, यानी ये सब एग्जिस्ट करेंगी, लिमिट इनकी एग्जिस्ट करेंगी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फंक्शन टू बी एनालिटिक के लिए। इसके बाद इसमें कुछ नोटिंग पॉइंट है, इसको और समझ लीजिए जरा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन द डोमेन डी, समझना इस लाइन को, कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, तो इसका मतलब है u एंड v, फंक्शन क्या है एफ जेड, और एफ जेड होता है u प्लस आई वी। तो अब ऐसे समझिए कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है यानी एफ जेड एनालिटिक है u और किसी डोमेन में, देन u एंड v सेटिस्फाई, ये u और v ये सेटिस्फाई करेंगे CR इक्वेशन को एट ऑल द पॉइंट्स। तो मीनिंग ये भी तो निकलता है कि अगर मुझे किसी सवाल को एनालिटिक प्रूफ करना है तो जरूरी है कि मैं उसको डिफरेंशिएबल करके प्रूफ करूं। मैं क्या करूं, उस सवाल का, उस फंक्शन का u और v फाइंड करके CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूं। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी एट ऑल पॉइंट्स इन D, तो मैं कह सकता हूं कि वो फंक्शन एनालिटिक है। उल्टा भी तो है, समझिए इसको ऐसे। तो मैं तुम्हें यहां से इस नोट से मैं तुम्हें न्यूमेरिकल पर लेकर जा रहा हूं कि हर सवाल में तुम्हें ये नहीं करना है, एक सिंपल एक इजी मेथड मैं आपको देना चाह रहा हूं मैं इस पॉइंट को लिखकर, इस नोट 1 को लिखकर, कि अभी तक जो आपने समझा कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक तब होगा जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z0 पर ही नहीं, z0 पर तो होना ही चाहिए एनालिटिक, उसके सम नियर इक्विवेलेंट पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या हर सवाल में आप उस पॉइंट या उसके आसपास के पॉइंट को देखते रहेंगे? नहीं ना। तो कहीं किसी सवाल में अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए तो वहां तो चेकिंग हो सकती है, या कोई सवाल CR इक्वेशन से नहीं हो पा रहा है तो उस सवाल को तो ले सकते हो डिफरेंशिएबल से, उस मेथड से। बट एक सिंपल मेथड क्या है कि हम जानते हैं कि एफ जेड जो कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो होता है u प्लस आई वी के बराबर। तो अगर हमें u और v मिल गए हैं तो u और v से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? CR इक्वेशन क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो अगर मैं u और v निकाल दूं और u और v निकालकर इन दो डेरिवेटिव फॉर्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूं, यानी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूं एट ऑल पॉइंट इन D, तो मैं ये कहूंगा कि फंक्शन एनालिटिक है। तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल यहां से करके दिखाऊंगा। मैं CR इक्वेशन निकालूंगा, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करूंगा, यानी दे आर इक्वल, और सेटिस्फाई होने पर वो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, CR इक्वेशन कंडीशन जो है आर नेसेसरी, ये जरूरी तो है बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट के लिए क्या जरूरत है? सफिशिएंट के लिए जरूरत क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। ये डेफिनेशन कहती है, बेस है। तो ये नेसेसरी तो है कि आप इसको निकालकर एनालिटिक प्रूफ कर सकते हो, बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट तो वही है कि डिफरेंशिएबल प्रूफ करके ही आप बताएंगे। दूसरा पॉइंट, CR इक्वेशन कंडीशन जो है, ये जो इक्वेशन कंडीशन है, आर सफिशिएंट इफ द पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। अगर पार्शियल डेरिवेटिव, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव को अगर आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर दो, समझ रहे हैं, इन चारों पार्शियल डेरिवेटिव को अगर आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर दें तो CR इक्वेशन सफिशिएंट मोड में चली जाएंगी, सफिशिएंट कंडीशन बन जाएंगी। क्योंकि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, वो डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो गया तो वो फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल है। ये वो पॉइंट है। तो इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया आपसे? बेसिक्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन।
एक बार और रिपीट करके मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ सो दैट आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पर लेकर चला जाऊँगा। तो हमने क्या क्या इस वीडियो में समझा है इसको एक बार बस गो थ्रू कर रहा हूँ मैं, ताकि आप इस थ्योरी कंसेप्ट को समझ पाएँ। टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 का ये एक टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए एनालिटिक फंक्शन क्या है। तो हमने एनालिटिक को डिफाइन किया है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन फॉर्म ग्राफिकली क्या क्या हो सकती है, या अगर वो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है ये बताया, और एनालिटिक फंक्शन किस किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद एंटायर फंक्शन को डिफाइन किया, एंटायर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को बताया नोटिंग में लिखते हुए। उसके बाद इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी एनालिटिक, इसकी फॉर्म के बेस पर 2 थ्योरम प्रूफ में मैंने कराई, जिसमें फंक्शन अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ये पहला प्रूफ था जो कि नेसेसरी कंडीशन का है, और पाथ वे से हमने इसको सॉल्व किया, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ किया। दूसरे कंडीशन में हमारे पास CR इक्वेशन तो हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि ये डेरिवेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन है किसी रीजन में, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसको हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम से हमने डेरिवेटिव को एग्जिस्ट किया, पहले डेरिवेटिव फाइंड किया, और जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया तो उसकी जो डेरिवेटिव फॉर्म है ये कंटीन्यूअस होगा, और कंटीन्यूअस होने पर ये प्रूफ हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है वो समझाया मैंने, इसकी प्रॉपर्टी से कि फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि UV को सेटिस्फाई कर दें CR इक्वेशन से, तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। दूसरा मैंने ये समझाया कि CR इक्वेशन जो है ये नेसेसरी कंडीशन तो ट्रूली करती है, नेसेसरी तो है, रिक्वायरमेंट तो होगी, लेकिन यही सफिशिएंट होगी ये जरूरी नहीं है कि यही सफिशिएंट है जी, नहीं। तो ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा, ये मीनिंग ये निकला कि ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। हो सकता है किसी फंक्शन में केवल CR इक्वेशन ही सफिशिएंट हो जाए, तीसरे पॉइंट में जैसे मैंने बताया है, तो उसकी कंडीशन भी देती है कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटीन्यूअस। अगर पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हैं तो CR इक्वेशन ही सफिशिएंट है, अदरवाइज तो आपके पास नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। तो नेसेसरी पार्ट है CR इक्वेशन का और सफिशिएंट पार्ट है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएबिलिटी का। क्लियर कर चुका हूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर एनालिटिक फंक्शन पर। थैंक यू।